हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान समझ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 14 तक समझ लिया था। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी जो विधि है वो लागू होगी, उसमें कोई भी बड़ा, कोई भी अमीर, कोई भी गरीब नहीं होगा। यदि कोई अपराध करता है तो समान अपराध के लिए मतलब समान दंड मिलेगा। यदि जो भी दंड निर्धारित किया गया है वही दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कुछ लोगों को उसमें छूट भी था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसमें अनुच्छेद आता है 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कुछ आधार ऐसे दिए गए हैं जिनके आधार पर यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसमें राज्य आपको रोकेगा। राज्य आपको आपके ऊपर कार्रवाई करके रोकेगा। वो आधार क्या है? उसमें राज्य भी शामिल है। वो राज्य भी आपके साथ उन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता, यानी राज्य भी जो है वो उन आधारों को मान करके आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वो कौन कौन से आधार है? एक तो है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है लिंग, चौथा है मूल वंश और पांचवा है जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। ये पांचों के आधार के अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इन पांच आधारों के आधार मतलब इन पांचों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए, देखते हैं पहले में क्या लिखा है। राज्य किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी सड़कें हैं, जो भी दीवारें हैं, जो भी स्थानागार है, जो भी सरकारी संपत्ति है या फिर जो भी चीजें ऐसी हैं जो सरकार द्वारा पोषित हैं, उनमें किसी के भी साथ भेदभाव, कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी ऐसी जगह आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कहीं भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, धर्म, इनके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये स्पेशली जो है ये शिक्षण संस्थानों के लिए देखा जाता है। ये जो अनुच्छेद 5 है ये शिक्षण संस्थानों के लिए इम्पोर्टेंट स्थान रखता है कि शिक्षण संस्थानों में यदि आपको एडमिशन लेना है, वो भी इन्हीं का एक पार्ट है। शिक्षण संस्थानों में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। किनके आधार पर? जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कोई संस्था कर सकता कि आप हिंदू हैं तो आप किसी ऐसे संस्था में जो अल्पसंख्यकों को छोड़ करके है, जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षित है, उनको छोड़ करके बाकी जो स्कूल हैं, जो भी निजी स्कूल हैं, जो भी या फिर राज्य द्वारा जो संचालित स्कूल है, उनमें आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी जाति के हैं या फिर किसी धर्म के हैं। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके साथ। आप किसी जगह के निवासी हैं, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। कोई ड्रेस कोड हो सकता है जिसके आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा कि आप कहीं पर जन्म लिए हैं उस आधार पर, या फिर आप किसी धर्म के हैं उस आधार पर, या फिर आप किसी लिंग के हैं, या फिर मतलब इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये जो है ये अनुच्छेद 5 का पहला है। उसके बाद अनुच्छेद 5 में दूसरा आता है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, ये नागरिकों के लिए है। नागरिकों के लिए जो ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ यदि कोई बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए कोई आप होटल खोले हुए हैं, उसमें आप किसी व्यक्ति को, चूंकि वो सार्वजनिक है, सभी के लिए होटल खोले हुए हैं, तो उसमें आप ये नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मूल वंश का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, फिर किसी जगह जन्म लिया है, तो उस आधार पे आप उसको अपने होटल में प्रवेश ना करने दें। ये जो है अनुच्छेद 5 जो है ये मतलब उन लोगों के लिए है जो कि किसी ऐसे काम में जुड़े हुए, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर या फिर आप मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर। ये कहाँ लागू होता है? दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंटों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच से। इसके बाद इसमें एक प्रावधान किया गया था उस समय, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति थी। यानी राज्य जो है वो महिलाओं के लिए एक महिला विद्यालय बना सकता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि पुरुषों के उसमें
एंट्री नहीं होगी, या फिर बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर दे जो कि इसमें छूट मिला हुआ था मूल संविधान में। यानी ये 2 और 3 तो मूल संविधान में थे। राज्य को रिस्ट्रिक्शन था कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, लोगों को रिस्ट्रिक्शन था जो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो कि किसी खेल से जुड़े, मान लीजिए कोई खेल करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, उनमें मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, उसमें आप इन 5 के अलावा अन्य रिस्ट्रिक्शन, जैसे आप ड्रेस कोड लगा सकते हैं कि आप मेरे वहां आएंगे तो कोट पैंट पहन करके आएंगे, साधारण ड्रेस में आपकी एंट्री नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल शब्द लिखा है। केवल का मतलब है कि केवल इन्हीं 5 के अलावा और चीजें लग सकती हैं। या फिर मान लीजिए कोई स्कूल है, वो ये लगा दे कि आप इतना, मतलब आप इन कपड़ों को पहन करके आएंगे तभी आपकी एंट्री होगी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है स्कूल में। या फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जैसे कोई भर्ती आई है तो उसमें आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, राज्य इस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हो गए ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, उनको इसके अंतर्गत छूट दिया केवल इनमें 5 के आधार पर ये आपको प्रतिषेध किया गया। उसके बाद आता है जो 4 नंबर का है, इसमें राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जनजाति का कोई भी विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता। ये जो था ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उस समय व्यवस्था किया गया जब चंपकम दोराई वसत मद्रास राज्य 1951 ऐसा हुआ था कि जो मद्रास राज्य था 1900 मतलब स्वतंत्रता से पहले वहां पर ऐसा एक वहां पे एक स्कूल था, जो मतलब वहां पे एक विश्वविद्यालय था जो चलाया जा रहा था, जो कि दलितों के लिए था, जो कि ऐसे लोगों के लिए था जो कि पीछे हो गए हैं समाज में, उनके लिए ये विद्यालय था जिनमें उनको आरक्षण मिला हुआ था। पर जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद भी ये चीजें चलती रही। तो क्या हुआ, तो लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि यहाँ पर जो है जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। आखिर आप किसी समुदाय को संबोधित कर रहे हैं तो वो भी किसी जाति का ही तो भाग है, तो आप यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी भेदभाव, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1951 में कि यह भेदभाव जो है ये नहीं किया जाना चाहिए राज्य की तरफ से। पर क्या हुआ, ये जो मामला था इसके होने के बाद जो मद्रास के मुख्यमंत्री थे उस समय के और जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिल करके, मतलब ये दोनों लोग मिले, मतलब हड़बड़ाहट मच गई कि इस प्रकार से तो किसी भी पिछड़ी जाति के लिए कोई काम हो ही नहीं पाएगा। ये पिछड़े वर्ग के लिए नहीं था, ये पिछड़ी जाति के लिए था। जो जातियां पिछड़ गई थी उनके लिए था, ये व्यवस्था किया गया था उस समय, पिछड़ी जाति के लिए ये व्यवस्था किया गया। तो उसके बाद 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के द्वारा ये जो 4 नंबर वाला है इसको जोड़ा गया था। 4 नंबर वाला 15/4 मूल संविधान में नहीं था, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और इसमें यह बोला गया यदि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जो जाति है, जो जनजाति है, उनके लिए कोई प्रावधान करता है, कोई विशेष प्रावधान करता है, उसके लिए क्या है, उसका विशेष प्रावधान करने से उसे कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद फिर समय बीता और एक आया था, राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके शिक्षण संस्थानों में कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, चाहे वो राज्य द्वारा पोषित या निजी संस्थाएं हो। किसके लिए बोला गया था, ये ओबीसी का जो आरक्षण था उसके लिए ये बोला गया था। जब ये ओबीसी का आरक्षण आया तो एक मामला था पीए ईमानदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2005 में, यह सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, किस लिए कि इनका ये मानना था कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण क्यों दिया जाए, क्योंकि ये जो व्यवस्था था इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले इसके आधार पर
जो सरकारी संस्थाएं थी उनमें तो आरक्षण दिया जा रहा था, पर जो निजी संस्थाएं थी उनमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। उनमें आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। निजी जो इस विद्यालय थे, तो निजी विद्यालयों को ये लोग बिजनेस के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे। ये जो पीए ईमानदार थे, इनामदार थे, क्या कह रहे थे कि ये जो स्कूल है ये बिजनेस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि ये जो विद्यालय है ये बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, आप इसमें जबरदस्ती आरक्षण नहीं ला सकते। इस हिसाब से आप क्या नाम है, जो भी संस्थाएं थी जैसे महिंद्रा में आरक्षण लगाइए, टाटा स्टील्स में आरक्षण लगाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बिजनेस के पर्पज से किया गया है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर संशोधन किया। कौन? 93वां संविधान संशोधन 2005 में कर करके यह कंपलसरी बना दिया कि चाहे वो शिक्षण संस्था यदि आप चला रहे हैं तो वो बिजनेस के तौर पे नहीं होगा, चाहे आप राज्य से पोषित हो या राज्य से ना पोषित हो, आपको आरक्षण देना पड़ेगा। यानी जो ये पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इनके लिए आपको आरक्षण का व्यवस्था करना पड़ेगा। 27% का जो आरक्षण है ये फिक्स किया गया। किसको छोड़ा गया था? इसमें उनको छोड़ा गया था जो अल्पसंख्यकों के विद्यालय थे, उनको छोड़ दिया गया है। अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में ये आरक्षण नहीं लागू हो रहा था। उसके बाद आता है छठवां है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सीटों का आरक्षण जब किया गया। 103वां संविधान संशोधन किया गया। ये क्यों किया गया 103वां संविधान संशोधन, और ये क्यों इसमें जोड़ा गया? क्योंकि इसके पहले एक मामले में जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सन 1992 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो आरक्षण का आधार होगा वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए होगा, ना कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। और जो मैक्सिमम आरक्षण होगा वो कितना होगा? वो 50% होगा। इसको शून्य करने के लिए, यानी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये आर्थिक रूप से ओबीसी बना रहा था, ईडब्ल्यूएस बना रहा था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जब ये प्रावधान किया गया तो ये छठा जोड़ा गया, 15(6) को जोड़ा गया, जिसमें यह किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए, उनके शिक्षण, उनको भी, चाहे वो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हो चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हो, उनमें 10% का आरक्षण किया जाए। ये किसको पलटने के लिए किया गया था? तो ये जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला था 1992, इसको पलटा गया किससे? 103वें संविधान संशोधन से, सुप्रीम कोर्ट का जो था, और इसको 27% आरक्षण वाले को पलटा गया 93वें संविधान संशोधन से, और इसको तो 1951 में पलट दिया गया था। जो ही ये हुआ तो पलट दिया गया, और इसको 2005 में ये फैसला आया और 2005 में इसको पलट दिया गया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उसके बाद ये जो है ये ज्यादा समय तक चला। इसको ये 1992 का मामला था और इसको पूरी तरह से समाप्त कब किया गया? 2019 में संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया। तो ये हो गया पहला जो है क्या है? राज्य किसी भी नागरिक को राज्य के लिए है धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई सार्वजनिक चीजों, यदि कोई सार्वजनिक चीज खोल रखा है, कोई सार्वजनिक बिजनेस कर रहा है तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा इन आधारों पर। तीसरा इसमें ये है कि आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। जैसे विराट कोहली का घर है तो आप उसमें नहीं जा सकते कि विराट कोहली आपके साथ भेदभाव कर रहा है। वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो सार्वजनिक तौर पर नहीं खुला है। जिस सार्वजनिक तौर पर विराट कोहली ने अपना रेस्टोरेंट खोला है उसमें यदि जाने से आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, आपकी जाति देख करके, आपका धर्म देख करके, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसलिए नहीं जा सकते कि विराट कोहली आपको अपने घर में नहीं हलने दे रहा। उसके बाद हुआ ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में, इसी के लिए हुआ था क्योंकि चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य में के इनका जो शिक्षण संस्थाएं थी उनकी जो समस्याएं खड़ा हो रही थी, क्योंकि राज्य शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। तो शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ कर पाए, इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया संसद के द्वारा 1951 में, और इसमें तब जाकर के ये चौथा भाग जोड़ा गया था। उसका 5वां भाग कब जोड़ा गया? 5वां जोड़ा गया जब ओबीसी को
निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देना था, तब जाकर के इसको जोड़ा गया 5वें भाग को। ये कौन सा, तो ये इनामदार वर्षित महाराष्ट्र राज्य में का जो फैसला था उसके बाद इसको जोड़ा गया। इसमें यह बोला गया था कि ये व्यवसाय, इसके बाद संसद ने शिक्षा को व्यवसाय से दूर कर दिया। उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ वाला जो मामला 1992 में था उसको 2019 में जाकर के पलटा गया। तो यही था अनुच्छेद 15। अब इसके बाद देखेंगे वो अनुच्छेद 16, जिसमें ये तो था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद जो 16 है वो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस प्रकार से काम करता है उससे जुड़ा हुआ। इसके बाद वाला जो है वो क्या है, सरकारी नौकरियों में किस प्रकार से आरक्षण काम करता है। अनुच्छेद 16 जो है उसको समझेंगे नेक्स्ट।